स्टूडेंट्स, कल हमने चर्चा की थी अंतरिम सरकार। कल हमने पढ़ा था अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को, इस तारीख को याद कर लें। और इस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसके अध्यक्ष थे वायसराय लॉर्ड वेवेल। इस अंतरिम सरकार को वायसराय वेवेल ने 2 सितंबर 1946 को शपथ दिलाई और इसमें 12 सदस्यों ने शपथ ली थी। ये जो अंतरिम सरकार बनी, इसमें किसके पास क्या पद था? प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री, ये पद था पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। एक बात याद रखेंगे, जब देश आजाद हुआ तब भी विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जब तक जीवित रहे। तो भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रधानमंत्री भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार पटेल को बनाया गया, वित्त मंत्री लियाकत अली को बनाया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लोगे। लियाकत अली एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लियाकत अली क्यों पूछा जाता है? सुने। जैसे ही अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित नहीं हुई थी। 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार जो गठन की गई, उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। फिर बाद में वायसराय ने जिन्ना को या मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के लिए राजी कर लिया गया। जब मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई तो उस समय कांग्रेस के कुछ सदस्यों को त्याग पत्र देना पड़ा और अक्टूबर कांग्रेस के सदस्यों ने त्याग पत्र दिया था 13 अक्टूबर 1946 को और 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गई थी। यहाँ आप एक बात याद रखोगे, ये लियाकत अली जो वित्त मंत्री हैं, ये बाद में शामिल हुए थे, पर खूब इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि लियाकत अली सरकार के हर मामले में अड़ंगा लगाते थे, सरकार के प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचाते थे। तो ये बाधा पहुंचाने के लिए ही मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हुई थी। इसलिए याद रखोगे, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। और किस पार्टी के थे? मुस्लिम लीग के। रक्षा मंत्री बनाया गया था बलदेव सिंह को। शिक्षा मंत्री बनाया गया श्री राजगोपालाचारी। इस तरह से अंतरिम सरकार का गठन किया गया। यह पहली बार अंतरिम सरकार के समय भारतीयों के पास अधिकार आए। अब भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में थी। जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय का जो मंत्रिमंडल था उसमें प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रश्न पे अपनी पहले भी चर्चा हो चुकी है। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इनके ही जन्मदिन से 11 नवंबर से शिक्षा हक अभियान चलाया गया और शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। इनका जन्मदिन। कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस तरह से स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल है, प्रारंभिक इंपॉर्टेंट है, उन पे चर्चा की है। अब हम अगली घटना लेते हैं, एटली की घोषणा। एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, लेबर पार्टी का था। एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी। काफी बार पूछा जाता है एटली की घोषणा कब की है, याद रखना 20 फरवरी 1947 की। एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की। क्या की?
अंग्रेज जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता सौंप करके अपने इंग्लैंड में चले जाएंगे। मतलब उन्होंने भारत को आज़ादी देने की तिथि कब की? जून 1948 ये तय की। और एटली ने एक कार्य और किया, अंतिम वायसराय, इसकी भी घोषणा की। और ये 34वें बनाए गए थे माउंटबेटन को बनाया गया। माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे और आगे की पूरी जिम्मेदारी भारत को किस तरह से आज़ादी दे, इसकी पूरी जिम्मेदारी माउंटबेटन को दी गई। माउंटबेटन 34वें और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर एवं वायसराय थे जो 22 मार्च 1947 को भारत आए। माउंटबेटन यहाँ भारतीय नेताओं से मिले। सबसे पहले माउंटबेटन ने मुलाकात की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से। माउंटबेटन ने गांधी जी, नेहरू, जिन्ना, पटेल सबसे मुलाकात की और स्थितियों को समझने की कोशिश की। जिन्ना ने स्पष्ट रूप से माउंटबेटन को कह दिया कि वो भारत के विभाजन या पाकिस्तान के अलावा कोई मांग स्वीकार नहीं करेंगे। तो जिन्ना की हठधर्मिता के कारण माउंटबेटन ने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि इस सांप्रदायिकता का या इस गृह युद्ध का हल केवल और केवल भारत का विभाजन है। आपको बता दें 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा सिद्ध कार्यवाही दिवस मनाने पर पूरे देश में दंगे हो गए थे और जब माउंटबेटन भारत आया तब देश में दंगे चल रहे थे। यहाँ सबसे पहले एक और अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न तो ये हो गया, माउंटबेटन ने सबसे पहले मुलाकात किससे की? मुलाकात की पंडित जवाहरलाल नेहरू से। दूसरा, सबसे मिलकर के माउंटबेटन ने निष्कर्ष निकाल लिया इस भारत का विभाजन होना अनिवार्य है। तो भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन ने सबसे पहले किसे तैयार किया? इसका उत्तर होगा सरदार पटेल। भारत विभाजन के लिए सर्वप्रथम सरदार पटेल को और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को तैयार कर लिया। तो इस तरह से भारत विभाजन के लिए सबसे पहले कौन तैयार हुए थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल वास्तविकता को समझते थे। गांधी जी भारत विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे। गांधी जी ने माउंटबेटन से कहा कि भारत का विभाजन नहीं करें। यदि जिन्ना चाहता है तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जिन्ना को बना दिया जाए, पर भारत का विभाजन नहीं किया जाए। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने इसका विरोध किया और अंततः माउंटबेटन भारतीय नेताओं को कुछ को सहमत कर लेता है भारत विभाजन के लिए और वापस इंग्लैंड जाता है। इंग्लैंड से वहाँ के नेताओं से विचार विमर्श करके पुनः भारत आता है और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एटली ने 3 जून 1947 को माउंटबेटन की जो योजना है उसकी घोषणा की जाती है। तो भारत एक प्रश्न और अच्छा इंपॉर्टेंट है, 3 जून योजना किससे संबंधित है? 3 जून योजना किससे संबंधित है? भारत के विभाजन से। इस 3 जून योजना को ही माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। तो देखो इसके 3 नाम हो गए। माउंटबेटन योजना कब की है? 3 जून 1947। 3 जून योजना कब की है? 3 जून 1947। भारत विभाजन योजना कब की है? 3 जून 1947। ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एटली ने घोषणा की थी। इसे मन बांटन योजना भी कहते हैं। मन बांटन, हिंदू और मुसलमानों का मन बांट दिया, मतलब इस योजना से भारत का विभाजन कर दिया। भारत का विभाजन किस तरह से किया, कौन सा क्षेत्र किसको दिया, इस पे हम अभी चर्चा करते हैं। इससे पहले ये जो भारत का विभाजन था इसका उस समय
कांग्रेस इसका अबुल कलाम आजाद ने विरोध किया। अबुल कलाम आजाद ने भारत विभाजन का विरोध किया। कांग्रेस के प्रमुख नेता थे और क्या करे हैं अबुल कलाम आजाद, मैं बंटवारे के खिलाफ रहा हूं और अब भी हूं। गांधी जी भारत विभाजन या माउंटबेटन योजना के विरोध में थे। गांधी जी क्या कर रहे हैं, अगर कांग्रेस बंटवारा मंजूर करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। मतलब गांधी जी किसी भी सूरत पर भारत विभाजन का स्वीकार नहीं कर रहे थे और गांधी जी ने कहा मैं कांग्रेस को भी ऐसा नहीं करने दूंगा। परंतु इस मामले में गांधी जी की नहीं चली और भारत का विभाजन हो गया। खान अब्दुल गफ्फार खान जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने भी भारत विभाजन का विरोध किया और इस 3 जून योजना को स्वीकार करना या भारत विभाजन की योजना को स्वीकार करना, विभाजन को कांग्रेस की ओर से विश्वासघात बताया। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इन्होंने विश्वासघात किया है, विभाजन क्यों स्वीकार किया, विभाजन के पक्ष में नहीं थे। और सीमांत गांधी ने यह कहा, खुदाई खिदमतगारों को, उन्होंने एक संगठन बनाया था खुदाई खिदमतगार, ईश्वर के सेवक, जो लाल कुर्ती पहनते थे, लाल कुर्ती दल भी कहलाता था। तो खुदाई खिदमतगारों को बेगियों के सामने टिका जा रहा है, मतलब उनको जबरदस्ती पाकिस्तान में भेजा जा रहा है। सरदार पटेल सबसे पहले भारत विभाजन के लिए सहमत हुए थे और सरदार पटेल ने क्या कहा था, यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत बहुत से टुकड़ों में बंट जाएगा और प्रत्येक दफ्तर में एक छोटा पाकिस्तान बन जाएगा। तो इस तरह से सरदार पटेल एक बात और कहते थे, यदि शरीर के हाथ में जहर फैला हुआ है तो ये जहर पूरे शरीर में फैल करके शरीर को नष्ट करे, उससे पहले इस हाथ को काट देना चाहिए। तो उन्होंने भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया था और कहा था सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए वे सिरदर्द ही कटवाने के लिए तैयार हैं। इस भारत विभाजन योजना में माउंटबेटन के साथ लेडी बेटन ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 3 जून योजना में क्या सिफारिशें थी या 3 जून योजना क्या थी, इसको सुनेंगे। जैसे यदि आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करो आज का भारत और आज का पाकिस्तान, कि भारत में तो कौन कौन से स्थान हैं और पाकिस्तान में कौन कौन से स्थान हैं, वही ये 3 जून योजना है। और किस तरह से विभाजन किया देखेंगे। पहली सिफारिश थी हिंदुस्तान को 2 हिस्सों भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया जाए। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत के उन भागों में लागू नहीं किया जाएगा जो इसे मानने के लिए तैयार न हो। मतलब भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया, संविधान उसी क्षेत्र पर लागू होगा जो इसको स्वीकार करे। अब भारत विभाजन से संबंधित क्या प्रावधान था, एक तो देखो बंगाल, वर्तमान में पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भारत में है, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया। एक तो ये बंगाल और एक पंजाब, पूर्वी पंजाब भारत में है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया था। तो बंगाल और पंजाब में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए और उसमें प्रांत विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। यही हुआ। बंगाल जो है, बंगाल में बैठक बुलाई गई, इधर ये पूर्वी बंगाल और इधर ये था पश्चिमी बंगाल। ये भारत के पक्ष में रहा, इस बंगाल का विधान सभा के सदस्य, और ये पाकिस्तान के पक्ष में रहा। तो ये तो पूर्वी पाकिस्तान बन गया था जो आज बांग्लादेश है, और पश्चिमी पंजाब भारत में मिल गया। और जो पंजाब प्रांत था भारत का, ये पंजाब भी बन गया। ये पूर्वी पंजाब और ये पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया और पूर्वी पंजाब भारत में रह गया। अगला देखो
उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में जनमत संग्रह करवाया गया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान का, और इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान की पार्टी ने भाग नहीं दिया और ये पाकिस्तान के पक्ष में चला गया। तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। असम के सिलहट जिला है, ये मुस्लिम बहुसंख्यक जिला है। तो असम के सिलहट जिले में भी जनमत संग्रह करवाया गया। यहाँ से भी एक अच्छा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से असम का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में गया? कौन सा गया? सिलहट। याद रखोगे, सुनने के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। सिलहट कहाँ गया? पाकिस्तान में। असम के सिलहट जिले में जनमत करवाया गया। ये तो हुआ हमारा क्षेत्रीय विभाजन। एक रियासतों से ब्रिटिश सरोजता हटा दी गई। पहले रियासतें जिन पर ब्रिटेन का अधिकार था उनको स्वतंत्र कर दिया गया। चाहे तो आप भारत में जाओ, चाहे पाकिस्तान में जाओ, या आप स्वतंत्र अपनी स्थिति रखो। यह बहुत ही खतरनाक पॉइंट था। इससे कोई भी रियासत अपना अस्तित्व रख सकती थी, बड़ी समस्या भी आई थी। तो रियासतों से ब्रिटिश सरोजता समाप्त कर दिया गया। अब देखो, इसी के अनुसार 3 जून योजना के अनुसार, माउंट बेटन योजना के अनुसार, भारत विभाजन योजना के अनुसार या मनबाटन योजना के अनुसार जनमत संग्रह हुआ और पाकिस्तान में क्या गया? पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और असम का सिलहट जिला, ये पाकिस्तान के पक्ष में गया और शेष जो भाग वो भारत में रहा। इस तरह से इस योजना के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों का गठन हुआ। यह जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 इसको ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। एक आध तारीख और याद रखेंगे, 18 जुलाई 1947 को इस भारत विभाजन या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिल गई थी और इसमें प्रावधान था 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र अधिराज्यों का गठन किया और इस तरह से भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र देश अस्तित्व में आए। इस तरह से 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन को बनाया जाता है। माउंट बेटन को बनाया जाता है और भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। उधर पाकिस्तान का गवर्नर जनरल या हम कहें राष्ट्रपति, ये बनता है मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री, ये अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री था लियाकत अली बनते हैं। लियाकत अली की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना टिड्डी से बीमार होकर मरते हैं। अब एक अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये प्रथम भी यही थे और अंतिम भी यही थे।
कौन से? श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। तो इस तरह से देखते हैं अंग्रेजों का भारत पर कब्जा हुआ और हमने भारत को आजाद करवाया। ये लॉर्ड माउंटबेटन भारत से कब गए, या ये बता दें श्री राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल कब बने। जैसे एटली ने ब्रिटेन की संसद में 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि जून 1948 तक अंग्रेज चले जाएंगे, तो माउंटबेटन है ये जून 1948 में जाता है और इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? श्री राजगोपालाचारी। एक ये जो भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है, भारत का स्वतंत्रता दिवस, ये 15 अगस्त जो तिथि है ये भी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा चुनी हुई। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 15 अगस्त चुनी हुई है। आगे सुनेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी के बारे में एक प्रसिद्ध कथन है। गांधी जी ने सांप्रदायिक समस्या को रोकने के लिए खूब प्रयास किए। अंतिम रूप से नोआखली गए, भारत विभाजन से संबंधित, गृह युद्ध रोकने से संबंधित, और जिन्ना को अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री तक बनाने को तैयार थे महात्मा गांधी। तो इन महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के माउंटबेटन ने कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है माउंटबेटन का कथन, इसके बारे में है गांधी जी के बारे में। ये लिख लोगे, वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स। गांधी जी के बारे में कहा था, इसने कहा था माउंटबेटन ने। तो इस तरह से एक प्रश्न और कर लो साथ के साथ, श्री राजगोपालाचारी कब तक रहे? जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने 26 जनवरी 1950। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, इसी के साथ गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है और भारत का जो संविधान प्रमुख ये हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। एक 26 जनवरी 1950 को ही भारत में गणतंत्रात्मक प्रणाली लागू हुई। भारत का जो संविधान प्रमुख था वो गण के द्वारा, जनता के द्वारा चुना हुआ राष्ट्रपति था, इसलिए भारत गणतंत्र बना कब? 26 जनवरी 1950। इस तरह से अथक प्रयासों से भारत ब्रिटिश सत्ता से आजाद हुआ। अंग्रेज जाते जाते कहते गए थे कि आप इतिहास उठा के देख लेना, आपको एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक राजा अपनी गद्दी दूसरे राजा को सौंपते हैं। और उन्होंने स्वतंत्रता के समय अपना ब्रिटेन का झंडा उतार लिया और भारतीय झंडा फहरा दिया। अंग्रेज कह रहे थे, और अंग्रेज कह रहे थे कि हम तो इस असभ्य लोगों को सभ्य बनाने के लिए भारत में आए थे। बाकी आप लोग सोचना कि अंग्रेज भारत क्यों छोड़ के चले गए, या अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता क्यों दी। इसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध, ब्रिटेन की बुरी हालत, विश्व की अंतर्राष्ट्रीय मांग, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। इस तरह से भारत आजाद होता है। ये भारत का राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक हुआ, बड़ा जरूर है, पर प्रत्येक एग्जाम में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको दोहराएंगे। अभी इसमें हमने एक बात और छोड़ रखा है, इसमें क्रांतिकारी आंदोलन, ये 2 चरणों में होता है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।